आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, साथ ही साथ इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन के बारे में समझने जा रहे हैं और ग्राफिकल डिस्कशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए समझेंगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग से सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान बनाए रखेंगे। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, जो आगे के टॉपिक्स है अर्हेनियस इक्वेशन, ये सबको समझने के लिए। तो चलते हैं, क्या होता है कोलिजन थ्योरी, इसको समझने के लिए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलिजन करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन से होता है। लेकिन आपको बता दें कि इनके बीच 2 प्रकार का कोलिजन होता है, एक इफेक्टिव और एक इनइफेक्टिव। एक कोलिजन ऐसा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता ही बनता है, और एक कोलिजन ऐसा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट बनता नहीं है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से समझा जाए। यह है रिएक्टेंट ए और यह है रिएक्टेंट बी, ये आपस में कोलिजन के लिए तैयार है। ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है। जैसे ये रिएक्शन करता है तो सबसे पहले इनके बीच कोलिजन होता है। 2 तरह का कोलिजन होता है, एक इफेक्टिव और एक इनइफेक्टिव। तो इस बात को आप इस एग्जांपल के मदद से समझ पाएंगे, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पर एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। ये टक्कर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार का ये टक्कर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ही दे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन रिजल्ट दे ही दे। यहाँ पर हम बता रहे थे, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट वो इस प्रकार से है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, बट ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओनली फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि कोलिजन थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जब कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार का ये टक्कर कोलिजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ही दे। केवल टक्कर का कुछ फ्रैक्शन, कुछ भाग ही प्रोडक्ट बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। इस आधार पर, इस कॉन्सेप्ट पर आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फर्स्ट इफेक्टिव कोलिजन और सेकेंड इनइफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर आप आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। यानी सच टाइप ऑफ कोलिजन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, और सच टाइप ऑफ कोलिजन व्हिच आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। अब आपको हम ये कॉन्सेप्ट बता दें कि ऐसा क्या कारण है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है, और इसका क्या रीजन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलिजन के बाद भी ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल का सहारा ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जिस कंटेनर में लिया गया है, उस कंटेनर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या 10 लाख है, 10 लाख है, और 10 लाख में से 6 लाख मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी एनर्जी इफेक्टिव कोलिजन के बराबर एनर्जी स्टोर्ड है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इसका इफेक्टिव कोलिजन के लिए, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो 1500 किलो जूल है। तो 1500 किलो जूल इसकी एनर्जी है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन केवल 6 लाख मॉलिक्यूल ही रखता है। 4 लाख मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी इस 1500 से कम है। तो ये 4 लाख मॉलिक्यूल टकराएंगे जरूर, कोलिजन करेंगे जरूर, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ये 6 लाख मॉलिक्यूल क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसके अंदर उतनी एनर्जी स्टोर्ड है जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए आवश्यक है।
जिसको इस चैप्टर में, इस केमिस्ट्री के दुनिया में नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर इफेक्टिव कोलिजन, जितना आवश्यक ऊर्जा इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए होता है उसको हम केमिस्ट्री के दुनिया में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो हमने मान लिया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू जो है वो 1500 किलो जूल है। जिस 6 लाख मॉलिक्यूल के पास 1500 किलो जूल एनर्जी है या उससे अधिक है, तो ये टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन 4 लाख मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि ये टकराएंगे जरूर, लेकिन ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कारण इसकी एनर्जी 1500 किलो जूल से कम है। तो यहाँ पर जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, आप चाहते हैं कि वो भी कोलिजन से प्रोडक्ट बनाए, तो आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। तो इसकी एनर्जी मान लेते हैं, एवरेज इसका एनर्जी मान लेते हैं कि 900 किलो जूल है इस 4 लाख मॉलिक्यूल का। तो जब हम 900 किलो जूल मान लिए, चाहिए 1500, तो आप ही बताइए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, हीट देंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, कहीं से भी किसी सोर्स से एनर्जी देंगे, तो इसको अलग से कितना एनर्जी चाहिए? 1500 माइनस 900, मतलब इसको 600 किलो जूल एनर्जी अतिरिक्त चाहिए, एडिशनल चाहिए। ये वो एनर्जी का वैल्यू है जिसको अगर दे दिया जाए इस मॉलिक्यूल को, तो ये तुरंत इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ये तुरंत इनइफेक्टिव कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन दिखाने लगेगा, ये तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही वो एनर्जी है जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इसी का नाम केमिस्ट्री के दुनिया में एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। आपने जैसे ही ये एनर्जी दिया, ये टोटल 4 लाख मॉलिक्यूल अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू को प्राप्त कर लिए, अचीव कर लिए, और वो आसानी से अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, कोलिजन करेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। तो हम जानना चाहते हैं ये 1500 क्या था टोटल, यानी टोटल एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और ये 900 क्या था? रिएक्टेंट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, उस रिएक्टेंट के अंदर जो कोलिजन के बाद भी टकरा नहीं रहती, यानी 4 लाख। तो हमने मान लिया एवरेज एनर्जी उसका 900 किलो जूल है, तो अलग से एडिशनल एनर्जी कितना चाहिए? इसी को केमिस्ट्री के दुनिया में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपने क्या समझा? द एडिशनल एनर्जी which is required to achieve threshold energy barrier by the reactant molecules is called activation energy। ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट समझाया, कोलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी, इस सारे कॉन्सेप्ट को आप एक राउंड और पढ़ने समझेंगे, लेकिन ग्राफिकल डिस्कशन से आज ही इसी क्लास में। लेकिन इससे पहले जो आपने क्लास नोट्स में लिखा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझने का क्षमता हम दे चुके हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, the reactant molecules collide with each other to form product, but all types of collision are not responsible for the formation of product, only fraction of collision are responsible for the formation of product। इस पूरे डिस्कशन से ये समझ में आया कि कोलिजन 2 प्रकार का होता है, इफेक्टिव और इफेक्टिव कोलिजन वैसा कोलिजन होता है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सच टाइप ऑफ कोलिजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और इनइफेक्टिव कोलिजन वैसा कोलिजन होता है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी सच टाइप ऑफ कोलिजन विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। इसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, और इट इज डिनोटेड बाय ईटी। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, द एडिशनल एनर्जी, यही वो एडिशनल एनर्जी है जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। द एडिशनल एनर्जी विच मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड बाय
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा वो अतिरिक्त ऊर्जा जो कि ग्रहण की जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को प्राप्त करने के लिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय EA। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है ET माइनस ER। ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, ER एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया, और अब इसका ग्राफिकल डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हम जो ग्राफिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि 11th क्लास में जो टॉपिक आया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो पहले हम बेसिक जानकारी क्लियर करेंगे, तब हम ग्राफिकल डिस्कशन पर आएंगे। तो आइए सबसे पहले बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से ये स्पष्ट है, जिसमें हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, यानी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब। तो ये आपका 9th 10th स्टैंडर्ड का डिफिनेशन है। आपको 11th क्लास में कुछ और डिफिनेशन बताया गया था, याद कीजिए। आप अभी तक ये जानते हैं वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है। जैसे बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, इस रिएक्शन में AB रिएक्शन किया और CD बनाया, और साथ साथ Q किलो कैलोरी हीट रिलीज किया, तो ये एक्सोथर्मिक है। क्यों है, सामने नजर आ रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, तो हीट इवॉल्व हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन आपको बता दें कि IUPAC के लेटेस्ट कन्वेंशन में ये माना गया है कि हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। तो लेफ्ट साइड में लिखना है, तो एक्सोथर्मिक के लिए इंथैल्पी चेंज का मान हमेशा याद रखेंगे निगेटिव होता है। वही बात है, बस आप उधर पॉजिटिव लिख रहे थे तो वो इधर आएगा तो क्या होगा। तो एक्सोथर्मिक के लिए जब निगेटिव है इंथैल्पी चेंज का मान, तो बताइए एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, ये Q किलो कैलोरी जब तक से लेगा नहीं तब तक से ये प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब जिसको हिंदी में उष्मा शोषी बोलते हैं, और ये डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो आप सभी स्टूडेंट दोनों को नहीं याद रखेंगे, हमेशा के लिए एक को कॉन्फिडेंस के साथ याद रखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज का मान, चेंज इंथैल्पी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव अपने आप याद रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब हम आपको बता दें कि 11th स्टैंडर्ड में आपको कुछ और डिफिनेशन समझाया गया था, याद कीजिए। इंथैल्पी बेस्ड डिफिनेशन बताया गया था। ये बताया गया था कि केमिस्ट्री के दुनिया में ये जो एरो है वो मैथ के इक्वल होता है, और इस तरह से समझाए थे। देखिए याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री में जो एरो देते हैं वो मैथ के इक्वल के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि रिएक्टेंट के अंदर टोटल स्टोर्ड एनर्जी और प्रोडक्ट के अंदर टोटल स्टोर्ड एनर्जी इक्वल तब होगी जब रिएक्टेंट में से -Q किलो कैलोरी माइनस किया जाएगा। समझिए, रिएक्टेंट की इंथैल्पी प्रोडक्ट की इंथैल्पी के इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट में से Q किलो कैलोरी जब माइनस करेंगे तब इसके इक्वल है। यानी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की इंथैल्पी प्रोडक्ट की इंथैल्पी से अधिक होती है। तो आप एक्सोथर्मिक को याद रखेंगे जब, तो एंडोथर्मिक अपोजिट बोल दीजिए। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट की इंथैल्पी से क्या होती है, अधिक होती है, तो उसको कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर इंथैल्पी वर्ड कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, समझ लीजिए। वहां बताया गया था इंथैल्पी का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट का ही फॉर्म है इंथैल्पी। जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का स्टडी होता है तो वो हीट मतलब उसको इंथैल्पी बोलते हैं। तो ये इंथैल्पी जो रिएक्टेंट की इंथैल्पी है, जब प्रोडक्ट की इंथैल्पी से अधिक होगी तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और जब प्रोडक्ट की इंथैल्पी अधिक होगी रिएक्टेंट से तो यहाँ एंडोथर्मिक। आप समझ सकते हैं कि CD तब AB के इक्वल हो रहा है जब AB में अलग से Q किलो कैलोरी हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो शॉर्ट में आप जितना हम समझाएं, दो बात केवल याद रखिएगा
पहला कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है पहला, और दूसरा एक्सोथर्मिक के लिए ही दोनों याद रखिए, फिर दोनों उल्टा कर लीजिएगा एंडोथर्मिक के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये दोनों बात समझ में आ गया अच्छे से, तो आप ग्राफिकल डिस्कशन के साथ ये टॉपिक पढ़ने के लायक हो चुके हैं। और अब आपका ग्राफिकल डिस्कशन के साथ आप टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट सबको देखते हुए आप ग्राफिकल डिस्कशन अब समझ सकते हैं। तो शुरू हो रहा है। देखिए, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया, यहाँ फिर से एग्जाम्पल फिर से आपके सामने रख रहे हैं। हमने ये माना था कि रिएक्टेंट चलिए ध्यान दिया जाए। यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल में हम बता रहे थे कि एग्जाम्पल में हमने ये बताया कि रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट किया और ए बी टाइप का मॉलिक्यूल बनाया। तो सबसे पहले यहां पर हमने माना कि इसके मॉलिक्यूल की संख्या, सपोज दैट कंटेनर में 10 लाख है, 10 लाख में 6 लाख मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी है कि वो आराम से थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और वो आराम से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारा ये ग्राफिकल डिस्कशन उस 4 लाख मॉलिक्यूल के लिए है जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है। ये 4 लाख मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये 4 लाख मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो है वो 1500 किलो जूल, सपोज दैट जो हमने माना है, से कम है। तो हम उस मॉलिक्यूल को, उस ए और बी मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे। तो एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है ER, और ये है रिएक्टेंट ए और बी, दोनों ये आपस में रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको एनर्जी देना शुरू किए। ये है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू 1500 आप समझ सकते हैं, और इसकी एनर्जी अभी कम है, 1500 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। और ये प्रोडक्ट की एनर्जी होगी जो बाद में बनेगा। फिलहाल रिएक्टेंट को हम हीट करना शुरू किए, एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू को टच किया, ये तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये रिएक्टेंट यहाँ आते आते यहाँ पर आपस में रिएक्शन भी करने लगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू को प्राप्त कर लिए, और यहाँ कंप्लीट प्रोडक्ट बनकर अलग हो गए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ जो एडिशनल एनर्जी इसको मिला वो कितना मिला। यही तो है एडिशनल एनर्जी, इतना ही एडिशनल एनर्जी इसने लिया। ये एडिशनल एनर्जी इसने गेन किया।
ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ रिएक्टेंट का, जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। अब आप चाहते हैं कि आपका बना हुआ प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनाए, तो फिर से इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को प्राप्त करना होगा, फिर से थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी रखना होगा, तब ये रिएक्टेंट, तब ये प्रोडक्ट कोलाइड करेगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा। तो यहां पर हम इसको फिर से एनर्जी दिए और फिर से एनर्जी दिए, तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने लगा। तो यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए है और ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इस ग्राफ में आपको स्पष्ट नजर आना चाहिए, ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है तो क्यों है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी देख सकते हैं, रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है, ये है रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। पता करिए कौन सा एंथैल्पी अधिक है। तो आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक का ये ग्राफ है कि एंडोथर्मिक का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू, या फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन ए में है, फर्स्ट ऑप्शन है ई ए इज लेस देन ई ए डैश, सेकेंड है ई आर इज ग्रेटर देन ई पी, थर्ड है डेल्टा एच इक्वल निगेटिव और फोर्थ ऑल। तो राइट आंसर है ऑल। एक्सोथर्मिक के लिए ये तो सही है ही। ये सामने दिख रहा है कि ई ए का वैल्यू कम होगा किससे, ई ए डैश से। ये सामने दिख रहा है कि ई आर का वैल्यू अधिक होगा किससे, ई पी से। तो ये ऑल ऑप्शन इसके लिए सही होगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी का ये ग्राफिकल डिस्कशन आपने किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जरा कॉमन सेंस अप्लाई करिए, अगर एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बनाना होता तो कहां थोड़ा सा चेंजिंग आता, बस ये ई पी ऊपर आ जाता और यार, और आप इसको इजी वे में बनवा सकते हैं। चलिए इस बार ईपी कौन रहेगा, ये क्या रहेगा ईपी, और ये क्या रहेगा ईआर, और ये क्या होगा एटी। और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पाथ ऑफ रिएक्शन आप ये समझ सकते हैं। और ये एनर्जी का एक्सिस है। बताइए जल्दी से, यहाँ पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी और प्रोडक्ट की अधिक, यहाँ एनर्जी देंगे और प्रोडक्ट ये रहा। तो ये आपका रिएक्टेंट ए और बी था, यहाँ पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेगा और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी। तो ये ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी के लिए स्टडी हो रहा है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर ये रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी होगा ई ए, ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी होगी ई ए डैश। तो बताइए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या सत्य होगा, ई ए इज ग्रेटर देन ई ए डैश और ई पी इज ग्रेटर देन ई आर। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेट करेंगे और अच्छे से इस ग्राफिकल डिस्कशन को आप समझने का कैपेसिटी आप में आ गया। देख सकते हैं रिएक्टेंट की एंथैल्पी अधिक है प्रोडक्ट से, और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी भी रिएक्टेंट का कम है प्रोडक्ट के एक्टिवेशन एनर्जी से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफिकल डिस्कशन था और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और ये सारा स्टेटमेंट अब आप समझ सकते हैं। देख लीजिए पाथ ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, ये डैश क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट इज ईपी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज ईआर, व्हाट इज ई डैश, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये व्हाट इज ईटी,
तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ दिया गया है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये 3 स्टेटमेंट याद रखेंगे। ER इज ग्रेटर देन EP, EA इज लेस देन EA डैश और डेल्टा H इक्वल निगेटिव। और यहीं पर आप अगर एंडोथर्मिक के लिए बोलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ER इज लेस देन EP, EA इज ग्रेटर देन EA डैश और डेल्टा H इक्वल पॉजिटिव। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।